हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आज थोड़ा कवर करेंगे सेक्शन 23। सेक्शन 23 में हम पिछले भी कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज हम करेंगे कि अगर कोई वैकेंसी अराइज हो जाती है इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, जो कि रेंटल हो, ऑक्यूपाइड में नहीं, मैं सिर्फ रेंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा तबीयत ख़राब है, बस मैनेज कर लेना, ओके। सेक्शन 23 पढ़ रहा हूँ मैं, सेक्शन 23 बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें हम फॉर्मेट करेंगे। कुछ इसमें स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में इसको कवर कराऊंगा मैं। पहला स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि हमें अगर सिंपली सब कुछ गिवन होगा इन क्वेश्चंस में, तो हम उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। अगर सब कुछ गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे। इस केस में जो स्टेप हम जो निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम GAV निकालने की यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेक्शन 23 बोलता है कि GAV निकालने की बात करता है। GAV के बाद ही हम अपना कंप्यूट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जुकाम बहुत तेज है, प्लीज़ मैनेज कर लेना, ओके। आप लोगों का सिलेबस ख़त्म करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले यहाँ बोलता है कि अगर हाउस जो है, जो घर है, वो लेट आउट है पूरे साल के लिए, विच लेट आउट होल प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूरा का पूरा लेट आउट है, ठीक है। पूरे पिछले साल में वो लेट आउट था, बीच में कोई भी वहाँ पे वैकेंट का कोई आया नहीं, ठीक है। वैकेंट और वैकेंसी अलग होता है, वैकेंट अलग होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर वो लेट आउट है, जो LO मतलब लेट आउट पूरे 12 महीने के लिए है, तो क्या होगा इस केस में? तो हायर ऑफ ये PDF आपको मिल जाएगा। हायर ऑफ फॉलोइंग will be GAV। क्या होगा? जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या फिर रिसीव्ड जो था, ठीक है, और जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला था, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर ALV एनुअल लेटिंग वैल्यू, इसमें से जो हायर अमाउंट आएगा उसको हम GAV कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसको हम GAV कंसिडर करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि ALV कैसे कंप्यूट करते हैं, ये भी बता रखा है। अगर नहीं पता है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे कंप्यूट करते हैं ALV कंप्यूट करने के लिए मैंने बताया था कि जो म्यूनसिपल वैल्यू होगी, ठीक है, और फेयर रेंट जो होगा, वहाँ का जो फेयर रेंट होगा, इसमें से जो हायर अमाउंट आएगा, उसके बाद हायर और जो स्टैंडर्ड रेंट होगा, जो स्टैंडर्ड रेंट जो क्वेश्चन में गिवन होता है, हमेशा नहीं गिवन रहेगा तो हमारा लोअर अमाउंट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों में जो हमारा लोअर अमाउंट गिवन होगा, उसको हम ALV मानेंगे या फिर एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या बोला था कि अगर जो घर है वो पूरा 12 महीने के लिए लेट आउट होगा, तो ये कंडीशन लगेगा GAV निकालने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टेप नंबर 2 मतलब यहाँ मैंने स्टेप में बांट रखा। अगर एक में पूरे साल के लिए घर लेट आउट हो, या फिर लेट आउट हो फिर वैकेंसी भी हो, या फिर वैकेंसी भी हो और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो, ऐसे वाला केस है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या बोलता है? अगर जो हाउस है वो लेट आउट है, ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और वैकेंट है पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब हाफ ऑफ, ठीक है। तो जो हाउस विच लेट आउट for the part of the year, part of the previous year, and vacant part of the previous year, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है?
लेट आउट मान लो 6 मंथ के लिए है और वैकेंट जो है वो क्या है 6 मंथ के लिए है, दोनों 6 मंथ के लिए है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 8 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 9 मंथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 मंथ बचेगा, यहाँ पे कितना मंथ बचेगा 3 मंथ बचेगा, कुछ भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। यहाँ पे 2 मंथ का भी हो सकता है लेट आउट और बाकी 10 महीने जो वैकेंट रह सकता है, ठीक है। तो इसमें जीएवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेन चीज़ हमें जीएवी निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन होता है क्वेश्चंस के आंसर में ही, ठीक है, क्वेश्चंस में सारा आंसर गिवन होता है। पहले हमें जीएवी निकालना होता है, कैसे निकालेंगे, इसमें जो निकालेगा हमारा एक्चुअल रेंट पहले निकलेगा, क्या निकलेगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो होगा हमारा जो पूरे साल का होगा होल ईयर। ये जो स्टेप नंबर 2 है ये क्वेश्चन कराऊंगा इसका, इसमें क्या रहेगा आपको कन्फ्यूज़न क्या रहेगा इसमें, ये जो होल एक्चुअल जो रेंट है इसमें क्या है कि आपको मान लो 10,000 रुपये रेंट गिवन होगा और वहाँ पे लिखा हुआ 10 महीने के लिए है, तो आप क्या करेंगे 10,000 इंटू 10 करेंगे तो 1 लाख आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है 10,000 इंटू 12 करना है, पूरे 1 साल का निकालना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब कल बताया था मैंने, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है ऐसा रेंट जो कि अभी मिला नहीं है, रियलाइज्ड नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको हम बैड डेट्स भी बोलते हैं या फिर कुछ ऐसे भी वर्ड में बोलते हैं। अगर कोई है तो, अगर इफ़ एनी है तो, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देंगे ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, जोन सा भी नाम देना जो आपको पसंद है, राम शाम जो भी देना दे दो, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने एनुअल लेटिंग वैल्यू निकालना सीखा था, एनुअल लेटिंग वैल्यू जिसको हम ER भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं ER, वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, बी नाम दे दो, इसको नाम दे दो बी, ठीक है। जो एनुअल लेटिंग वैल्यू निकालने आता है यहाँ से, ये जो निकाला हम लोगों ने ये, इसको बोलते हैं एनुअल लेटिंग वैल्यू निकालने को, ठीक है। तो होपफुली सबको आता हो गया, समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं एनुअल लेटिंग वैल्यू, ठीक है। एनुअल लेटिंग वैल्यू ऐसे निकालेंगे और ये हमारा वैल्यू आ गया बी, ठीक है, जो करने पे, ठीक है। अब इसको बोल लेते हैं, सॉरी इसको यहाँ बी मत नाम दो, इसको नाम दे दो बी, ठीक है, वरना कन्फ्यूज़ हो गए, मुझे यहाँ पे सी नाम देना था। देखो अब इसमें मान लो कि यहाँ पे 1 लाख आ गए, यहाँ पे 2 लाख आ गया, यहाँ पे 1 लाख आ गया, यहाँ पे 2 लाख आ गया। अब इनमें से जो हायर अमाउंट होगा, इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है हायर अमाउंट, तो लिखेंगे हायर ऑफ ए एंड बी, जो हायर अमाउंट होगा वो यहाँ लिखेंगे, जो हायर अमाउंट होगा ये यहाँ लिखेंगे। इस केस में बी हायर अमाउंट है तो मैंने बी हायर अमाउंट यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद जितने महीने के लिए वो वैकेंट था, तो लेस करेंगे एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। अब जैसे क्या है यहाँ पे, मान लो मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्चुअल रेंट मान लो 10,000 रुपये है और यहाँ पे 6 महीने के लिए वैकेंट है, तो 60,000 रुपये यहाँ पे आएगा, ठीक है। जितने महीने के लिए वो वैकेंट रहेगा उतने उसको एक्चुअल रेंट से हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे उसका अमाउंट, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, क्या बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो स्टेप 2 में क्या बोलता है, अगर जो लेट आउट किया है 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए या 9 महीने के लिए, तो वैकेंसी पीरियड रहेगा 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और 3 महीने के लिए वैकेंट रहेगा, ठीक है। इस केस में ये होता है और ये समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में आ जाओ, स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि अगर मान लो लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लेट आउट के साथ जब किसी ने कमरा खाली कर दिया, अब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया कि मालिक अब वो अपने घर में खुद रहने लग गया, उसने रेंट पे नहीं दिया। तो यहाँ पे लिखो क्या होगा कि हाउस विच इज़ लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर
जो हाउस विच इज लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ द ईयर, जो हमारा अभी स्टेप नंबर 2 था ना उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जैसे कि लेट आउट जो हमारा मान लो 8 महीने के लिए है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने महीने के लिए रहेगा, 4 महीने के लिए रहेगा। मान लो कि लेट आउट हमारा 10 महीने के लिए है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारा 2 महीने के लिए रहेगा, और ऐसे ही वो रहेगा जो भी केस वहाँ पे गिवन होगा। और अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो इससे आपको आसानी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, एक बार ये डायग्राम जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करना तो इस डायग्राम को बना के देखना, 100% की बात बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। स्टेप नंबर 3 वाला पॉइंट का मैं आपको लिखवा देता हूँ। स्टेप नंबर पॉइंट 3 में क्या है, कुछ नहीं, जो पॉइंट 1 में था क्वेश्चन का ये GAV फाइंड करने का, वो स्टेप 3 में है। याद करने की दिक्कत ख़त्म। जो स्टेप 1 में था फॉर्मेट, वो स्टेप नंबर 3 में भी वही फॉर्मेट है। तो क्या फॉर्मेट है, हायर ऑफ फॉलोइंग GAV, हायर ऑफ फॉलोइंग विल बी GAV। क्या होगा, ये हमारा GAV कहलाएगा। जो एक्चुअल रेंट होगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल जो होगा, रिसीवेबल या फिर रिसीव्ड जो होगा उसमें, और जो ALV मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट दूसरा नाम है इसका, उसमें से जो हायर अमाउंट आएगा वो हमारा GAV कहलाया जाएगा। ठीक है, जो स्टेप नंबर 3 में वही स्टेप नंबर 1 में है। और आपको पता है एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, तो ये देखो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, इन्होंने नहीं, मैंने ही बताया। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में आ जाते हैं हम। स्टेप नंबर 4 इंपॉर्टेंट, इसमें कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 2 इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने यहाँ पे कराया है। अब स्टेप नंबर 4 में देख लो, अगर फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या कहलाया जाएगा, अगर फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस उसका आंसर अलग तरीके से आएगा। चलो देखते हैं, हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द होल प्रीवियस ईयर। क्या है, होल प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड है पूरे 12 महीने के लिए। क्या है, पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ जब आप देख लो क्या होगा, तो यहाँ पे GAV क्या निकलेगा, यहाँ पे जो GAV निकालेंगे। अब ये बोलोगे सर आपने GAV डायरेक्ट क्यों लिख दी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में ना एक्चुअल रेंट देते हैं ना एक्सपेक्टेड रेंट देते हैं, क्योंकि घर हमारा ही है, तो GAV यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, नील आएगा। क्या आएगा, नील आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट मान दिया, इसका मतलब ये माइनस में नील आएगा, नील लिखा है मैंने जस्ट शो करने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ से माइनस कर दो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू टैक्स पेड बाय ऑनर, ये भी नील आएगा। ठीक है, जो अमाउंट आएगा मतलब नील ही अमाउंट आएगा। ठीक है, नील अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे भी नील आएगा। तो जो हमारा NAV या फिर नेट एनुअल वैल्यू जो आएगी, नेट एनुअल वैल्यू जो आएगी नील आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से हम माइनस करेंगे डिडक्शन माइनस करेंगे कैसे, डिडक्शन देंगे हम अंडर सेक्शन 24 में, 24A में। पहला देंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% ऑफ NAV का। तो NAV क्या है, नील है, तो डिडक्शन भी नील ही आएगा। लेकिन B में डिडक्शन जो इंटरेस्ट देंगे वो नील नहीं आएगा। क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मान लो कुछ तरह का हम लोगों ने लोन ले रखा है अपने घर को बनाने के लिए, किसी तरह का लोन ले रखा है अपने घर को बनाने के लिए, तो वहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो आएगा यहाँ पे अमाउंट आएगा। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा उसको बोलेंगे इनकम
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ध्यान से सुनना। कंडीशन बोलता है कि जो डिडक्शन मिलेगा, नोट में लिख लो इसको, जो डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख तक का मिलेगा। जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग जो डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम 2 लाख तक मिलेगा। ठीक है, लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर दिस कैटेगरी, अंडर दिस स्टेप मतलब स्टेप 4 में विल बी अलाउड मैक्सिमम 2 लाख 30,000 और रुपीज़ 30,000 और रुपीज़ 2 लाख। अब आप बोलेंगे सर 2 लाख तो हम लोग ने सुना है, लेकिन 30,000 वाला नहीं सुना, या किसी ने 2 लाख वाला भी नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक सेक्शन है, सेक्शन 24B, उस पर लिखा है एज मे बी। ठीक है, अब बताता हूँ 2 लाख वाला। एक रफली आता है, रफली मैं बताता हूँ कि रफली में क्या होता है 2 लाख रुपए का अमाउंट और क्या होता है 30,000 रुपये का अमाउंट। 2 लाख वाला वो है जो कि अगर कोई व्यक्ति या कोई असेसी जो कि लोन लेता है किसी भी बैंक से, ठीक है, किसी भी बैंक से अगर वो लोन लेता है और वो उसने घर बनाने के लिए लोन लिया है, तो 2 लाख रुपए तक का वो 2 लाख रुपए तक का वो अपना डिडक्शन ले सकता है यहाँ से। आइदर वो 30,000 रुपीज़ लेगा, बट यहाँ पे कुछ डेट का भी फंक्शन है, डेट का भी हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट मैं अभी जब एक स्टेप 5 कंप्लीट हो जाए, 5 स्टेप में सेक्शन 23 डिवाइड किया गया है, ये पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको सेक्शन 24B कराऊंगा। देन इसके बाद अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टेप 4 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 5। स्टेप 4 कर लिया था, अब स्टेप नंबर हम 5 पे आ रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 क्या है? अगर किसी असेसी के पास वेयर assessee has more than 2 house as self-occupied for his residence। क्या होगा? हैज रेसिडेंस। ठीक है, दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा है। ठीक है, रेसिडेंस। अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ मुझे बता देना, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ही मे ऑप्ट any two as step 4 and remaining houses are considered as a deemed to be let out, क्या बोलेंगे? deemed to be let out। ठीक है, अब आपने तो लिखवा दिया, मैं बात दोबारा पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। where assessee has more than 2 house as self occupied for his residence, he may opt any 2 house as a step 4 and remaining houses are considered as a deemed to be let out। बोलता है अगर असेसी के पास 2 घर से ज़्यादा अगर 2 से ज़्यादा घर हैं तो वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो वो क्या करेगा कि वो ऑप्ट करेगा किसी 2 घर को स्टेप नंबर 4 में सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी जो बच जाते हैं उनको हम डीम्ड मान लेंगे कि वो लेट आउट है। अगर लेट आउट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको डीम्ड मान लेंगे कि लेट आउट है। ठीक है, उसको हम फिर भी डीम्ड मान लेंगे कि वो लेट आउट है। एग्जाम्पल कराता हूँ, इसके पहले मैं ये लिखा देता हूँ इसका GAV कैसे निकलेगा। इसका GAV निकालेंगे, GAV इजकल टू एनुअल लेटिंग वैल्यू। क्या होगा? एनुअल
नेट लेटिंग वैल्यू, जो इसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू होगी उसका इसको हम GAV बोलेंगे, जिसको हम ERV बोलते हैं। एनुअल लेटिंग वैल्यू इज इक्वल टू GAV माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये स्टेप 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो GAV कैलकुलेट करना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपको जो डाउट आ जाएगा वो है सेक्शन नंबर 24B, किस पर्पज़ के लिए था? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे वो था। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि किस पर्पज़ के लिए है, बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में कुछ ना कुछ जगह हमें डाउट तो आएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बोलता है अगर हाउसिंग लोन है तो किस पर्पज़ के लिए है, हाउसिंग लोन का मतलब क्या है, हमें ये जानना है कि कौन से हाउसिंग लोन के लिए ये अप्रूवल देता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो हाउसिंग लोन का मतलब ये है लोन विच इज़ टेकन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पज़। क्या? लोन विच इज़ taken for any of the following purpose। क्या बोलते हैं? any of the following purpose, ठीक है। any of the following purpose क्या क्या है? एक, for purchase of house, क्या है? for purchase of हाउस, क्या है? पहला घर खरीदने के लिए है, दूसरा घर बनाने के लिए है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तीसरा क्या है कि रिपेयर रिन्यूअल, फॉर रिपेयर या फिर रिन्यूअल या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे घर के लिए लोन लिया था। फोर्थ क्या है? रीपेमेंट ऑफ ओल्ड हाउसिंग लोन, फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड हाउसिंग लोन, ठीक है। ये पहला पॉइंट है यहाँ पे अगर हम कोई लोन लेते हैं तो ये 4 कंडीशन यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, तभी हम लोन का इंटरेस्ट जो हमें लोन का इंटरेस्ट जाएगा सेक्शन 24B में हम माइनस कर सकते हैं। ये लोन की मीनिंग है। अब हम आते हैं कि कितना अमाउंट तक लोन हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब निकालेंगे कितना अमाउंट माइनस किया जाएगा। तो उसके लिए कुछ लिमिट है डिडक्शन की। क्या क्या है? लिमिट है क्या? लिमिट ऑफ डिडक्शन, क्या है? लिमिट ऑफ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ठीक है। तो कुछ डिडक्शन है, क्या क्या है? पहला, अगर कोई कैटेगरी बोलो या स्टेप बोलो, स्टेप्स नंबर 1, 2, 3 एंड 5 में आता है 3 एंड 5 में आता है। अगर कोई 1, 2, 3 एंड 5 में आता है, देयर इज़ नो लिमिट, फुल इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, फुल अमाउंट, फुल इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड। कितना? फुल इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो स्टेप हम लोगों ने यहाँ कर लिया कि यहाँ सारे डिडक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट है, ये ए बोल दो, और इसका बी वाला पॉइंट क्या बोलता है कि फोर स्टेप नंबर 4, जो मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले जो व्यक्ति हैं, मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो ₹30,000 है, ठीक है। इन एनी अदर केस में 30,000 है, लेकिन अगर कंडीशन वाला लग जाता है जिसमें मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज हो जाता है 2 लाख रुपए के लिए, अगर मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज हो जाता है 2 लाख रुपए के लिए तो क्या होगा? तो यहाँ लिखो हाउएवर अगर मैक्सिमम लिमिट shall increase to ₹2 lakh, तो फॉलोइंग कंडीशन
फुलफिल्ड, कंडीशन आर फुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड, ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे, पहला है कि लोन इज टेकन ऑन आफ्टर 1/4/1999 में, पहला लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, अगर वो लोन 1/4/1999 के बाद लेते हैं तो उनको 2 लाख का जो डिडक्शन होगा वो मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो लोन जो लिया होगा इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, ऑफ हाउस। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन बोलता है इफ़ लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन, अगर हम लोन लेते हैं एक्विजिशन मतलब एक्वायर्ड करते हैं किसी हाउस को या फिर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं किसी घर को, देन सच एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द लोन, ठीक है। तो अगर इफ लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, construction then such acquisition और construction, अब यहाँ पे आ जाओ, then such acquisition और construction, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, acquisition और construction, ओके, construction must be completed within 5 ईयर, ये कंडीशन है इसकी। अगर हम कोई लोन वगैरह लेते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करवाते हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन 5 ईयर में, 5 साल में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ अ ईयर ऑफ अ लोन टेकन, ठीक है, लोन टेकन, ये है हमारा। अगर हम कोई डिडक्शन लेते हैं, जो लिमिट है डिडक्शन लेते हैं अगर 2 लाख रुपए की, तो ये है। तो पहला डिडक्शन क्या है, अगर हम लोन लेते हैं फॉर आफ्टर 1/4/2019, अगर 1 अप्रैल 1999 में लेते हैं, 1 अप्रैल 1999 में अगर हम लोन लेते हैं या उसके बाद लोन लेते हैं तो 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। दूसरा क्या है, जो लोन लिया है वो परचेज करने के लिए है या कंस्ट्रक्शन के लिए हो हाउस का, ठीक है। तीसरा क्या है, जो भी लोन लिया हो अगर हम एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो मस्ट भी कंप्लीट होना चाहिए 5 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कहलाता है सेक्शन 24B के बारे में, ओके। अगर हम कोई लोन लिया है और लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो कैसे हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, कैसे उस इंटरेस्ट को हम यूटिलाइज करेंगे अपनी डिडक्शन क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 24B में। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। कैसे, मैंने यहाँ पे यही क्यों लिखा, एक्विजिशन वाला क्यों नहीं बनाया, एक्विजिशन वाला तो डायरेक्ट बन जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले के लिए जो है, कंस्ट्रक्शन वाले के लिए यहाँ पे एक कंडीशन लग जाता है। जैसे कि मान लो अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन ईयर है या फिर करंट ईयर में कुछ हम कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर दो, पहला एक बनेगा अगर इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इसके बारे में।
अगर इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन ईयर है तो क्या होगा, सच इंटरेस्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड एंड सेम विल बी ऑथराइज्ड, ऑथराइज नहीं होगा, अमोर्टाइज्ड होगा। हाँ, सच इंटरेस्ट शैल बी, सच इंटरेस्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड and same will be amortized, ठीक है, अंडर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में हम उसको अमोर्टाइज कर देंगे विद इन अ ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, स्टार्टिंग with the year of construction completed, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। अगर हम कोई प्री कंस्ट्रक्शन कराते हैं, अगर हम किसी का प्री कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस इंटरेस्ट को हम अमोर्टाइज कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे अंडर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और उसको हम जब तक कंप्लीट हो जाता है तब तक हम उसको यहाँ पे उसको इंटरेस्ट हम देते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अगर इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर या रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर, ठीक है, अगर इंटरेस्ट और करंट ईयर से है या फिर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से है तो क्या होगा, अगर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से तो क्या होगा। तो सही जो सच इंटरेस्ट है, सच इंटरेस्ट shall be allowed along with previous current year, with PCV प्रीवियस करंट ईयर, ठीक है, रिलेवेंट करंट ईयर होगा ये। इंटरेस्ट इफ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर आर एग्जिस्ट, इफ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर आर एग्जिट, ठीक है, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट का पूरा कहानी। तो हम लोगों ने सेक्शन 23 भी कवर कर लिया, ये सारे स्टेप कवर कर लिए, सेक्शन 24B भी कवर कर लिया। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो, ठीक। नए आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो कि कौन से टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर से ज़रूर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अब हम 1-2 क्वेश्चन कर ले, उसके बाद हमारा काम ख़त्म। ओके, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है, ये बोलता है फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप खुद भी करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है हाउस प्रॉपर्टी 1 का, ठीक है, 200 मतलब 20,000, 2 लाख, ठीक है। फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, एक्चुअल रेंट गिवन है, और प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट इन नंबर ऑफ मंथ। यहाँ पे 1 मंथ वैकेंट, 3 मंथ वैकेंट, 2 मंथ वैकेंट, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ। तो मैं ये 1-2 करा देता हूँ, H1 और H2 करा देता हूँ, फिर से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन से, स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और आराम से ये आप कर लेंगे। तो पहले मैं 1-2 करके दिखा देता हूँ एग्जांपल, जिससे कि आपको ये आ तो जाए एटलीस्ट। तो यहाँ से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ALV। पहले ALV निकाल लें या फिर एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक।
तो कैसे निकालेंगे, जो म्यूनसिपल वैल्यू है, मैं म्यूनसिपल वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ MU, म्यूनसिपल वैल्यू जो है यहाँ पे 20 है, मतलब 2 लाख है ये, तो 2 लाख म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख है। और फेयर रेंट जो होगा, जिसको हम FR लिखते हैं, फेयर रेंट है 3 लाख, ठीक है। फेयर रेंट क्या है, 3 लाख। इसमें से जो हायर अमाउंट होगा, हायर अमाउंट ऑब्वियसली बात है, हायर अमाउंट हमारा हमेशा जो आएगा 3 लाख ही आएगा, जो हायर अमाउंट होगा इसमें। उसके बाद जो इसमें से स्टैंडर्ड रेंट होगा, जो स्टैंडर्ड रेंट होगा, स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है इसमें, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 3 लाख ही गिवन है। तो इसमें से जो लोअर अमाउंट होगा, इसमें तो लोअर अमाउंट कोई नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों अगर इक्वल हैं तो लोअर अमाउंट लिख दो यहाँ पे। कितना होगा लोअर अमाउंट, 3 लाख, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे कि अगर ये जो गिवन है एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर, ठीक है, क्या है एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर, क्या होगा एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर। तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं ARR मतलब क्या होगा, ARR मतलब होगा यहाँ पे कि विच एवर इज़ अ हायर अमाउंट, क्या होगा विच एवर इज़ अ हायर अमाउंट, क्या होगा विच एवर इज़ अ हायर अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है। अब हमारे पास हम लोगों ने ALV निकाल लिया, लोअर को हम ALV बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एनुअल लेटिंग वैल्यू बोलते हैं, माफ़ करो। एक्चुअल रेंट बोल रहा है ये पर एनम गिवन है, कितना है पर एनम। तो यहाँ पे लिखो पहले एक्चुअल रेंट पर एनम गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है, 6 लाख। ओके, वैकेंट कितने महीने के लिए था, वैकेंट यहाँ पे 1 महीने के लिए है, बाकी 11 महीने जो है वो लेट आउट है। तो पहले हम एक्चुअल रेंट निकाल लेते हैं, 11 महीने के लिए वो लेट आउट था, तो यहाँ पे आएगा 5,50,000, ठीक है, अपने आप 5,50,000 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और वैकेंट के लिए निकाल दो, यहाँ पे 50,000 जो है वो वैकेंट रहेगा, 50,000 जो है वो वैकेंट रहेगा, ठीक है, 50,000 क्या रहेगा, वो वैकेंट रहेगा, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा वैकेंट का अमाउंट, ये हो गया हमारा लेट आउट का अमाउंट। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो 6 लाख आ जाएगा, तो 6 लाख हमारा टोटल पर एनम हो गया, ठीक है, ओके। सो अब हमें निकालना है यहाँ पे कि हमारा GAV कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, GAV कितना निकलेगा। ओके, कोई बात नहीं, तो फॉर्मेट में आ जाओ। एक्चुअल रेंट, स्टेप नंबर 2 का एक्चुअल रेंट, जो स्टेप नंबर 2 है इसका एक्चुअल रेंट जो है होल ईयर, कैसे निकालेंगे, होल ईयर कितना था, 6 लाख का, ठीक है। कोई अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है भैया, ठीक है, नील लिख दो, ठीक है। तो ये 6 लाख आ गया, ठीक, 6 लाख आ गया। ये हम लोगों ने A डिसाइड कर लिया, इसको A बोला था, ओके, इसको अभी आगे ले चलते हैं। A डिसाइड किया था। अब अगर इसमें कोई ALV है जिसको हम B डिसाइड किए थे, ठीक है, B डिसाइड किए थे, वो कितना था यहाँ पे 3 लाख गिवन है, 3 लाख। हायर ऑफ A एंड B, हायर कौन सा है, 6 लाख गिवन है, हायर कौन सा है, 6 लाख गिवन है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर हायर ये 6 लाख गिवन है, तो 6 लाख गिवन है, इसमें से लेस कर दो वैकेंट का अमाउंट, वैकेंट पीरियड, और हम लोगों ने वैकेंट अमाउंट पहले निकाल रखा 50,000, ठीक है। तो 1 महीने के लिए वैकेंट था, 50,000 निकाल दिया, तो ये कितना आ गया, 5,50,000 रुपये आ गए। सो क्या बोलेंगे हम, GAV, क्या आ गया ये हमारा GAV। तो हमारा पहला जो हाउस प्रॉपर्टी 1 का था, ये हाउस प्रॉपर्टी 1 कर रहे थे हम, इसका GAV हमारा 5,50,000 रुपये आ गया, ठीक है। सेम टू सेम हाउस प्रॉपर्टी 3 का भी ऐसे ही होगा। मैं आपको क्या निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअल रेंट निकाल लेता हूँ और वैकेंट पीरियड निकाल लेता हूँ, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका एक्चुअल रेंट और वैकेंट पीरियड निकाल लेता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी 2 का देख लो, एक्चुअल रेंट कितना गिवन है, एक्चुअल रेंट जो गिवन है पूरे साल का, एक्चुअल रेंट जो पर एनम का गिवन है वो 9 लाख रुपये गिवन है। 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 महीने के लिए है ये लेट आउट, ठीक है। तो 9 लाख, यहाँ पे 9 लाख दिख रहा है, 9 लाख
9 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, तो ये आएगा 6,75,000। कितना आएगा? 6,75,000। और 6,75,000 में से मैंने 12 लाख माइनस कर दिया, तो बचा कितना? 5,25,000 जो है वो हमारा वैकेंट अमाउंट आएगा। क्या आएगा? वैकेंट अमाउंट आएगा। ठीक है, वैकेंट अमाउंट आएगा फॉर 3 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक, ये हाउस प्रॉपर्टी 2 का अमाउंट आ गया। ठीक है, अगर हम आंसर भी फाइंड करते हैं तो आंसर भी यही आएगा, आंसर भी यही आएगा, क्योंकि इससे कम ही आएगा हमारा जो ALV आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे बाकियों का भी है, देख लो, बाकियों का भी ऐसे ही निकालना है, ऐसे निकाल देना। और देखो यहाँ पे 5,50,000 हमारा पहले आया था, दूसरे में 6,75,000 आया है, और हमारा भी 6,75,000 यहाँ पे भी आया है। ठीक है, तो आंसर मैच हो गया है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम अपना पूरे क्वेश्चन ही करेंगे, कहीं और नहीं झुकेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।